Hello students, beta let us come to the next topic of chapter D and F block elements. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। पहली बात है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी ये वो एनर्जी है जो कि हम इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से रिमूव करने के लिए रिक्वायर करते हैं। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए होती है, मतलब एटम को आयन बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इन जनरल बात करें तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। रीज़न क्या? रीज़न है चार्ज बढ़ता है। हमने स्टडी किया था कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, देन दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का काउंट ज़्यादा होता है तो चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन बढ़ती है तो क्या होता है? साइज छोटे होता जाता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो अब अगर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इट इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इसमें तो एक्सेप्शंस रहेंगी, थ्रू आउट रहेंगी। तो इसमें हमें कई एक्सेप्शनल केसेस भी मिलेंगे जिनको हम अब स्टडी करेंगे। जैसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम एंड वेनेडियम, इन दोनों की देखिए, ये अलोंग द पीरियड बढ़नी चाहिए थी ना, ये वैल्यू बढ़नी चाहिए थे आयनाइजेशन, लेकिन यहाँ तो 656 से हो गया 650। ये क्या हुआ? ये तो घट गई, है ना। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर मैंने बताया डी एंड एफ ब्लॉक फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। तो ये भी एक एक्सेप्शन केस है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स टाइटेनियम एंड वेनेडियम along the period ionization energy should be more of vanadium but it is less than titanium. वेनेडियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी पर ये तो कम हो गई, है ना, टाइटेनियम से। तो ये क्या हुआ? एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वेनेडियम की, इट इज़ 3d3 4s2। 3d3 4s2 में क्या होता है इस केस में? ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत नियर बाय होते हैं और इनका एनर्जी शेल का एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम होता है। देयरफॉर समटाइम्स क्या होता है कि 3s2 वाले भी 3d में ही ऑर्बिटल में शिफ्ट करके ये 3d5 बना देते हैं। ये फुदकते रहते हैं, इधर उधर जंपिंग होते रहती है इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम टू द डी ऑर्बिटल्स एंड इट बिकम 3d5। और जैसे ये 3d5 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम लूजली पैक्ड, तो बहुत लूजली हेल्ड टुगेदर होते हैं जिसके कारण दे आर इजी टू रिमूव। तो ये एक एक्सेप्शन होती है इसमें टाइटेनियम और वेनेडियम की, ठीक है। अगर हम बात अलोंग द पीरियड की करें तो क्या होता है कि इसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों में अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्या रीज़न है भाई? इसके ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं। तो बेटा जब ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे तो फिर ना वो इलेक्ट्रॉन लेते ना देते, है ना, क्योंकि वो तो उनको तो मोक्ष प्राप्ति हो गई पूरी। इनके तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड है, इनको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये किसी को देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं, है ना। तो ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जहाँ होते हैं, जिंक का 3d10 होता है, कैडमियम 4d10 होता है, मरकरी 5d10 होता है। तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, वो फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। अब क्या होता है? अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कईयों का तो उस पर मन नहीं भरता, उनको तो भाई एक और चाहिए, ऐसा भी होता है ना। तो कईयों को दोबारा और एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो फिर
जो एनर्जी इसमें यूज़ होती है उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में। इधर देखिए, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम 1592 एंड ऑफ कॉपर 1958। ठीक है, तो इन दोनों की जो आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। अब अगर क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 3d5 4s1। 4s1 में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या बचा 3d5। तो सेकंड आयोनाइजेशन में हमें डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, पर ये हाफ फिल्ड है। जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो नहीं अपना इलेक्ट्रॉन देते जल्दी, है ना। तो अब हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना तो भाई आसान नहीं है, ये तो नहीं देगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, सेम ही केस कॉपर के साथ है। कॉपर का भी वही है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10, ये तो फुली फिल्ड है ना, फुली फिल्ड है। ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल होते हैं ना, फुली फिल्ड है। अब इसका 4s1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट में तो वो आयोनाइज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, लेकिन जैसे उसने एक दिया तो अब इसको तो मोक्ष मिल गया, इसका तो ऑर्बिटल पूरे कंप्लीट हो गए, इसको तो नहीं देना अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो भाई बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो क्योंकि ये स्टेबल है, वही पहले वाला केस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, मैग्नीज 3260 होती है। अब मैग्नीज का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन वो s का दे देगा, दूसरा भी दे देगा, लेकिन अगर अभी भी मन नहीं भरा, वो एक और मांगा जा रहा है उससे, तो अब 3d5 अब तो हो गया भाई स्टेबल, अब क्या देगा, नहीं देने वाला। ठीक है ना, तो रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, तभी इसकी एंथैल्पी 3260, इट इज़ वेरी हाई, राइट। ये लो जी, बात कर लो निकल, कॉपर और जिंक की। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, निकल की बात करो, निकल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 3d8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो देने को चलो वो रेडी हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा जब एक दे दिया, दूसरा दे दिया, 4s2 भी गया, अब क्या बचा 3d, है ना, 3d8। तो इस केस में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई होगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अब कॉपर की बात करो, कॉपर की तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। रीज़न, इसमें तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा तीसरा देने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए ना, ऑलरेडी फुली फिल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन से दूसरा देना, फिर तीसरा भी मांगो तो बहुत हाई होगी, 3 5 5 6। ठीक है, सेम केस हेयर है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s1 4s2 दे दिए, तीसरा देना 3d10 में जो फुली फिल्ड है, वेरी हाई, 3829। ठीक है, ये आयनाइजेशन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1s इज़ वेरी लेस। जो जैसे ये 3d और 4s, 3d अगर n है तो ये N-1 मतलब n है, और N-1 दैट इज़ 3, 4 और 3, 4d ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बूंदाबांदी करते रहते हैं, इधर उधर आते जाते घूमते फिरते रहते हैं एक दूसरे के ऑर्बिटल्स में, इसलिए जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत वेरिएबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल में शिफ्ट होते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। सिर्फ इसमें जो एक्सेप्शन है वो है स्कैंडियम और जिंक में। स्कैंडियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होता है, स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2। ठीक है, तो यहाँ से हम देते हैं 1s
2s ऑर्बिटल, 2p, 6, 3s, 3p, 4s एंड 3d। अब क्या होता है कि 4s 2 एंड 3d 1, है ना, यही होता है 4s 2 और 3d 1। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दे सकते हैं ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये दे देते हैं तो उसके बाद जो इनका ऑर्बिटल फुली फिल्ड आ जाता है, तो इनकी जो स्कैंडियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। लेकिन अगर जिंक की बात करते हैं तो इसमें आता है 3d10 4s2, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बाकी फुली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाता है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो फिर आगे देने के कोई चांसेस नहीं है ना। तो जिसके कारण इसकी जिंक की +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम की +3 और जिंक की +2। अब इसमें वही बात है कि ये रेड इसमें दिखाया ये वाले दे सकते हैं। उसी तरीके से 1 मिनट, यहाँ पर मैं रेड से शो कर देती हूँ, ये वाले दे सकते हैं रेड वाले, ठीक है, इसमें ये दे सकते हैं। बाकी ये ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, यहाँ से जो है अब जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन केस ऑफ जिंक इट इज़ +2, ठीक है। अगर बात बाकियों की करें तो देयर इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। स्कैंडियम की +2 है, टाइटेनियम की इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d2 4s2। अब एक ऐसे इलेक्ट्रॉन दे इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन के 2 दे सकता है +2, एक इसका डी का दे सकता है +3 हो जाएगा, दोनों डी के दे सकता है +4। उसके बाद फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इसके बाद का नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से वेनेडियम की बात करें 3d3 4s2 है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है +2 हो जाएगा, डी का 1 दे सकता है और 3 हो जाएंगे +3, डी के 2 और दे सकता है +4, तीनों डी के दे सकते हैं +5, दैट मीन्स +5 तक ऑक्सीडेशन है। क्रोमियम में सिमिलर वे में +6 तक है। मैग्नीज में 5 और 2 है ना, इसमें 2 दे तो 2, एक डी का दे दे +3, 2 डी के दे दे +4, 3 दे दे +5, 4 दे दे +6, 5 दे दे, 5 और 2 7, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। उसी तरीके से अगर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की ऑक्सीडेशन वेरिएबल है, वेरिएबल स्टेट है, यहाँ से बढ़ रही है, मैग्नीज पर मैक्सिमम हो जाती है, +7 तक हो जाती है, और जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाती है एज पर इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Oxidation state is maximum in manganese +2 से +7. Elements which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. वही है, मैग्नीज मिडल में आता है, उसका मैक्सिमम स्टेट है +2 एंड +7। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल इन मैग्नीज, और मैग्नीज में +2 और +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मोर वेरिएबल है। ओके बेटा, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।